हिंदी कहानियों के हमारे चैनल कथा कहानी किस्सा के सभी सुनने वालों को नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी कुछ ही पलों के लिए मिले लोग जिंदगी भर के लिए स्मृति में रह जाते हैं। गाहे बगाहे वो याद भी आते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक अनुभव पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है पल दो पल के रिश्ते और लेखक हैं यशोधर डबराल। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी पल दो पल के रिश्ते। आजकल हाड़ कंपाने वाले जाड़ों के दिन हैं। गर्म बिस्तर पर लेटे हुए सोने से पहले मोबाइल के साथ मेरा थोड़ा समय जरूर बीतता है। फेसबुक पर अचानक किसी की पोस्ट देख रहा हूं। एक व्यक्ति ठंड से सिकुड़ते हुए नंगे पांव वाले बच्चे से सवाल कर रहा है, ठंड में नंगे पांव क्यों घूम रहा है भाई? लड़का हाथ में पुराने झोले से ब्रश और पॉलिश के डिब्बे निकाल कर दिखाता है और डरते हुए कहता है, वो पॉलिश करता हूं, तुम भी करवा लो। बच्चे की बात सुनने के बाद वो आदमी फेसबुक या पत्रकार के अंदाज में बच्चे के साथ चुहलबाजी करने लगता है। फेसबुक की इस पोस्ट को देखते ही मुझे लगभग 6 साल पहले लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की एक घटना याद आ जाती है। जून का महीना और लखनऊ की गर्मी। मैं शहर में 2 दिनों की भागा दौड़े के बाद अपना काम निपटाकर स्टेशन पर पहुंच चुका था। ट्रेनों की आवाजाही की खबर देने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर मेरी नजर पड़ी। मेरी गाड़ी शाम को लगभग 6 बजे थी। मैंने घड़ी की ओर देखा तो वो 2 बजा रही थी। मैंने लंबी सांस ली। ओह, अभी तो पूरे 4 घंटे हैं। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा कि वेटिंग हॉल में कहीं बैठने की जगह मिले। ऊंची छत पर लंबे सरियों के साथ झूलते पंखों के नीचे अन्य यात्री कब्जा किए हुए थे। कुछ लोग बेंचों पर तो कुछ फर्श पर अखबार और कपड़ा बिछाकर बैठे थे। मैंने धीरे धीरे इधर उधर चक्कर लगाया कि कहीं मुझे खाली जगह मिल जाए। आखिर एक बेंच का कोना मुझे मिल गया जिसके ऊपर पंखा था, मगर वो एक गरीब की भावनाओं की तरह खामोश था। मुझे थकान हो रही थी, इसलिए धम्म से वहीं पर बैठ गया। मेरी शर्ट पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। आसपास की बेंचों पर बैठे यात्री व्यस्त थे। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई गप्पों में मशगूल था। सबके अपने अपने मुद्दे थे। एक व्यक्ति तो कसम खाकर कह रहा था कि अगर सरकार उसकी राय मानकर चले तो देश की 70% समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। मैं सोचने लगा, काश इन महाशय के पास छत से लटके खामोश पंखे को घुमाने की भी कोई तरकीब होती तो कितना अच्छा होता। बेंच पर बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि उमस के कारण मुझे हल्की नींद का नशा सा होने लगा। झपकी लगे अभी कुछ मिनट भी न हुए होंगे कि बगल में बैठे आदमी की आवाज से मेरी कच्ची नींद उचट गई। मैं बेंच पर सीधा होकर बैठा और फिर मुड़कर मैंने उस तरफ देखा। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 9-10 साल की रही होगी, सहमा सा खड़ा था। ठीक उसके सामने बेंच पर बैठा यात्री उसे डांट रहा था, अबे तुझसे कई बार कह दिया नहीं करवाने मुझे अपने जूते पॉलिश, हट चल यहां से। उस आदमी ने डांटना बंद किया तो पॉलिश वाला लड़का बगल में बैठे दूसरे यात्री की ओर मुड़ा और हाथ जोड़कर उससे जूते पॉलिश करवाने का अनुरोध करने लगा। इस यात्री ने अब तक अपने पांव बेंच के नीचे की तरफ मोड़े हुए थे। पॉलिश वाले लड़के के इशारे के बाद उसने झटके से अपने पांव आगे किए और तपाक से बोला, लेकर ले, करेगा इन पर? बच्चे की निगाह उसके जूतों पर पड़ी तो वो सक पका गया। उस यात्री ने सफेद रंग के कैनवास शूज पहने हुए थे। उस बच्चे की हालत देख उस आदमी के साथ साथ दूसरे यात्री भी हंसने लगे। यात्रियों की इस मजाक से शायद बच्चे को पीड़ा हुई थी, इसलिए वो थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। इस बीच मैंने गर्मी के कारण अपने पैरों की जूतियां उतार ली थी। उनके ऊपर मैंने अपनी एड़ी रखी और बेंच पर कमर टिका ली। मैं पूरी तरह आराम की मुद्रा में आ गया था। सब तरफ घूमकर वो बच्चा मेरी ओर आया और मेरे ठीक सामने फर्श पर बैठ गया। उसने कंधे से थैला उतारकर फर्श पर रख दिया। मेरे पांव को उठाकर एक तरफ करते हुए उसने जूतियां मेरे पैर के नीचे से खींच ली। जूतियों पर लगी धूल को वो खाली ब्रश से झाड़ने लगा ताकि उन पर पॉलिश कर सके। उसने जैसे ही मेरी जूती पर पहला ब्रश मारा ही था कि मैं बोल पड़ा, अरे इन पर तो मैंने पहले से पॉलिश की हुई है। मैं रोज सुबह खुद अपने जूते पॉलिश करता हूं। करवा लो ना साहब, वो तपाक से बोला। तुम खुद देखो इन पर पॉलिश हुई है कि नहीं, मैंने उससे पूछा। उसने जूती पर ब्रश मारा और फिर मेरी ओर देखकर बोला, हाँ पॉलिश तो हुई है, पर करवा लो ना साहब, एकदम चमका दूंगा। मैंने पूछा, कितने पैसे लोगे? 20 रुपए, वो बोला।
इसके भी? चलो 10 दे देना। शायद उसे डर था कि मैं भी कहीं उसे डांट कर भगा ना दूं। कुछ और सोच लो। मुझे उसके मजे हुए व्यापारी की तरह मोल भाव करने का अनोखा अंदाज पसंद आया था। उसने कहा, चलो साहब 5 दे देना, कोई करवाता तो है नहीं, तुम ही करवा लो। मुझे उसकी बातों में मजा आने लगा था। मैंने उससे कहा, देखो भाई, जूते तो मेरे पॉलिश किए हुए हैं। हाँ, अगर तुम इसे शीशे की तरह इतना चमका दो कि इसमें मुंह दिख जाए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। मेरा इतना कहना था कि वो मेरे जूतों पर जोर जोर से ब्रश घिसने लगा। पॉलिश करते हुए वो अपनी गर्दन भी हिला रहा था, कभी दाएं तो कभी बाएं। 15-20 बार जूतियों पर ब्रश रगड़ने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और बोला, देखो चमका दिए। मैंने उससे धीरे से पूछा, देखना इसमें मुंह दिखता है क्या? एक बार जूती को अपने चेहरे के सामने लाकर वो ठिठक गया और कहने लगा, काली जूती में दिखता है क्या कभी? ये कहते हुए उसके होठों पर मुस्कान खिंचाई थी। मुस्कुराते हुए वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। जूतियां पॉलिश करके और उन्हें मेरे सामने रखकर वो खड़ा हो गया। शायद उसे उम्मीद न थी कि मुझसे उसे कुछ मिल पाएगा। थोड़ी देर वो वहां खड़ा रहा और फिर बोला, जाऊं क्या? मैंने अपनी कमीज की जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने बड़े सपाट तरीके से कहा, छुट्टे दे दो साहब। हालांकि मेरे पास छोटे नोट थे, मगर मैंने उससे झूठ बोला, छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। मेरा जवाब सुनकर वो दाएं बाएं देखने लगा, मानो छुट्टे करवाने की कोई जुगत भिड़ाना चाहता हो। उसकी हथेली अभी भी मेरे सामने फैली थी, जिस पर मेरा दिया हुआ 20 रुपए का नोट रखा था। मैं उसे कुछ देर देखता रहा। वो भी बुत बना खड़ा रहा। अपनी जेब में देख लो साहब, 5 रुपए तो होंगे ही, इतने बड़े आदमी हो आप। उसने बड़ी उलाहना के रूप में कहा तो मुझे हंसी आ गई। रख ले 20 रुपए ही रख ले। मेरे ऐसे कहते ही वो लड़का तेजी से नाचता हुआ भाग गया। शायद ये उसकी आज की पहली कमाई थी या उम्मीद से ज्यादा थी, क्योंकि जूती पॉलिश करने के 5 रुपए उसने ही तय किए थे। उस बच्चे के चले जाने के बाद फिर सब कुछ पूर्ववत हो गया। मैं भी आंख मूंद कर बेंच से कमर टिकाकर बैठ गया। लगभग 15 मिनट बीते होंगे कि किसी ने पीछे से हल्के से मेरे सिर को छुआ। मैंने मुड़कर देखा तो वही बच्चा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके साथ में एक छोटी लड़की भी थी। मेरी बहन है। उसका परिचय करवाते हुए उसने अपनी बहन को अपने से लिपटा लिया। बहुत प्यारी बच्ची थी। वो अपनी कंचे जैसी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया तो शर्म से या फिर डर के कारण अपने भाई के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसके भाई ने उसका हाथ पकड़कर मेरी ओर किया और बोला, अरे बाबूजी हैं, कुछ नहीं कहेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने लड़की से पूछा। मेरे सवाल पर वो अपने भाई की तरफ देखने लगी। चलो अच्छा, तुम अपना नाम तो बताती नहीं, ये तो बताओगे ना कि तुम टॉफी खाओगी या नहीं? ये कहते हुए मैंने 10 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में पकड़ाया तो उसने संकोच के साथ उसे मुट्ठी में भींच लिया। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। जहां मैं बैठा था वहां पर लोगों की चहलकदमी बढ़ गई थी। ठीक सामने की सीढ़ियों से लोगों की भीड़ उतरते देखकर लग रहा था कि कोई गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी थी। मैं आने जाने वाले लोगों को देखने लगा। इस बीच मेरी निगाह अपने दाईं ओर गई तो मैंने देखा कि वही लड़का एक महिला के साथ खड़ा था। थोड़ी देर पहले जिस लड़की को अपनी बहन वो बता रहा था, वो भी उस महिला की गोद में थी। लड़का मेरी ओर उंगली से इशारा करके महिला से कुछ कह रहा था। मेरी निगाह जैसे ही उस महिला से मिली तो वो मुस्कुरा दी। उसका मुस्कुराना ऐसे लग रहा था मानो धूल में सनी मूरत पर पानी उंडेल देने के बाद उसकी खूबसूरती निखर आई हो। अनायास मैं भी मुस्कुरा दिया। पॉलिश वाला लड़का अपना हाथ जोर से हिलाकर कहने लगा, बाबूजी ये मेरी मां हैं। न जाने क्यों मेरा हाथ भी उठ गया और मैं हाथ हिलाने लगा। उन तीनों को मुस्कुराते हुए देख मुझे अच्छा लग रहा था। तभी मेरी गाड़ी की आने की घोषणा हुई तो मैं अपना बैग उठाकर प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो पॉलिश वाला लड़का अभी भी हाथ हिला रहा था, मानो मुझे विदाई दे रहा हो। मैंने भी एक बार फिर से अपना हाथ हिलाकर विदाई की मुद्रा बनाई तो वो जोर से चिल्ला पड़ा, बाबूजी जा रहे हो? एक बार वापस जरूर आना लखनऊ, मैं फिर मिलूंगा यहीं। अगली बार आओगे तो अपने जूते पॉलिश करके मत आना, मैं चमका दूंगा एकदम शीशे की तरह। मैं तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। अब हम दोनों स्टेशन की उस भीड़ में गुम हो चुके थे, एक दूसरे के लिए और शायद हमेशा के लिए। अभी आपने यशोधर डबराल की कहानी सुनी
पल दो पल के रिश्ते। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।